हम लोग बात कर रहे थे आपका बंधपत्र किन किन बातों के लिए आपसे लिए जा सकते हैं। तो देखा था 125 दो सिद्धि ये जब हो रही थी तब बंधपत्र की मांग ये की जा सकती थी अगर दो सिद्धि कतिपय अपराधों के लिए हो रही थी, जिन अपराधों का उल्लेख 125 सबसेक्शन 2 में था। उसके बाद अपराध की बात खत्म हो गई थी। नो डाउट आप अपराधी नहीं, दो सिद्ध नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपके कामों से ऐसा लगता है कि लोक शांति भंग हो जाएगी, तो फिर मामला 126 इससे गवर्न हो रहा था। अगर मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि आपके कार्यों से लोक प्रशांति को खतरा है, तो वो वारंट एग्जीक्यूट करने का निर्णय ये कर सकता था। और अगर वो वारंट एग्जीक्यूट करवाने का निर्णय ये कर रहा था तो लिखा ये था 126 में कि इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति कहां से, हमने आपसे कहा था 130 से शुरू होगी प्रक्रिया, क्योंकि 126 वहां पर तो केवल यही दिया गया है कि दिस इज द सिचुएशन इन विच द वारंट कैन बी, ठीक है, आस्क्ड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फ्रॉम यू। उसके बाद स्थिति आ रही थी 127 की, कहता था कतिपय बातें जानबूझकर जो लोग फैलाएंगे उनसे बांड की मांग ये की जाएगी। और उसके बाद मसला 128 पर आ रहा था, कहता संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति और परिशांति इसे बनाए रखना, इसके लिए जो प्रतिभूति मांगी जाएगी, और अगर आप प्रतिभूति नहीं देंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो सादा कारावास इस सूरत में होगा। लेकिन अगर सदाचार के लिए प्रतिभूति मांग दी गई और फिर अगर आपने प्रतिभूति न देने का निर्णय किया तो आपको जो कारावास मिलेगा वो कठोर ये मिलेगा। ये आगे के प्रोविजन जब आएंगे तो आप देखेंगे। आपको यह भी कहा गया था कि जब आपसे 126 का बॉन्ड मांगा जाएगा तो परिशांति बनाए रखने के लिए मांगा जाएगा, लेकिन अगर आपसे 127, 128 या 129 का बॉन्ड मांगा तो वो सदाचारी बने रहने के लिए होगा। और आपको यह भी बताया गया था कि सदाचारी आपने ये कब कहा जाएगा। सदाचारी का अर्थ ये नहीं है कि कोई विशेष प्रकार का आचरण आपको करना है। सदाचारी का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि स्वभावतः स्वाभाविक रूप से आपका जो आचरण होना चाहिए, अगर आपका वो आचरण है तो आप सदाचारी आचरण कर रहे हैं, आपसे सदाचारी बने रहने की प्रतिभूति इसकी मांग की जा सकती थी। और अगला सेक्शन 128 पर हम लोग रुक गए थे समय हो जाने के कारण, जहां कहता है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए पूर्वावधानी प्रिकॉशन ले रहा है, अपनी प्रेजेंस इसे छिपाने के लिए, तो आपके काम आपके आशय की सूचना ये देते हैं, क्योंकि आशय तो मन का भाव है और मन में गमन किसी का संभव नहीं। किसी के भी मन में गमन सिर्फ भगवान जी कर सकते हैं या वो खुद कर सकता है, लेकिन भगवान जी ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि आपके मन में जो कुछ चल रहा है वो आप बहुत मक्कार किस्म के आदमी नहीं है तो आपके चेहरे पर नजर आएगा कि जो कुछ आपके मनों में चलेगा। हाँ, बहुत ही मक्कार किस्म के आदमी हो तो थोड़ा बात डिफरेंट हो जाती है, बहुत एक्टर किस्म के आदमी हो तो सामान्यतः व्यक्ति अभिनेता नहीं होता। इसलिए मन में जो कुछ चल रहा है
वो आपके चेहरे पर नजर आता है। और चेहरे पर नजर आए ना आए, आपके कामों से तो पर्याप्त अंदाज लगता है कि आप मन में क्या सोच रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप पागल नहीं हैं तो उस किए गए का परिणाम जानते हैं। आप जो कुछ भी करेंगे उसका क्या परिणाम होगा ये तो आप जानते ही हैं। और आप एक साउंड माइंड आदमी हैं और एक पर्टिकुलर काम करना है, और उस प्रकार का काम कोई करे, जो रिजल्ट होता है वो सबको मालूम है। तो फिर आप वो काम उस रिजल्ट को पैदा करने के आशय से कर रहे थे, ये क्यों ना माना जाए। पेट्रोल छिड़क कर माचिस दिखाने से आग लगती है, ये कौन नहीं जानता। पागल को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर आपने पेट्रोल छिड़का और माचिस लगाई, और आप कहते हैं हमारा आशय है उस व्यक्ति को या वस्तु को जला देने का नहीं था, तो कौन मान लेगा। और अगर वाकई आपका आशय उस व्यक्ति या वस्तु को जलाने का नहीं था तो ये आप ही को मालूम होगा, क्योंकि आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता जिसे आपके इस आशय की जानकारी हो। तो एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर इस प्रकार का कोई विशेष आशय ये आपने धारण कर रखा है किसी काम को करने के लिए, तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं। लेकिन सामान्यतः आपके आशय की सूचना आपके कामों से मिलती है। आप अगर ये कर रहे थे तो आपका निश्चित ही संबंधित व्यक्ति या वस्तु को जला देने का आशय था, ये माना जाना चाहिए। और अगर ऐसा माना जाता है तो इसमें आपके प्रति कोई अन्याय किया जा रहा है, ऐसा कतई नहीं है। और इसीलिए यहां लिखा कि जब आप पूर्वावधानी बरत रहे हो अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए, तो ये क्यों ना माना जाए कि आप कोई अपराध ये करने के दृष्टिकोण से ऐसा कर रहे हो। मैं क्यों करोगे ऐसा, क्या जरूरत है आपको। आपसे कोरोना के जमाने में मास्क लगाने को कहा जा रहा था, तो जान की कीमत पर आप मास्क लगाने को तैयार नहीं थे। अब इस समय आप ढाटा बांधे घूम रहे हो, तो काहे आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर आप चेहरे को मास्क से कवर कर रहे हो, जिसे सामान्य भाषा में ढाटा बांधना कहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रेजेंस को छिपाना चाहते हो। क्योंकि जब चेहरा छिप जाएगा तो ये आप ही हो, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। भाई प्रेजेंस को दो तरह, ठीक है, दो ढंग हो सकते हैं प्रेजेंस को छिपाने के। एक आप छिप गए और दूसरा आप सामने किंतु अपना चेहरा छिपा लिया। ये जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं, वो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने छिपा लिया। तो आप सामने हो लेकिन फिर भी सामने नहीं हो। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आपके व्यवहार से ये एकदम क्लियर है कि आप कुछ गड़बड़ तो करने वाले हो। हालांकि ये भी हो सकता है कि कोई गड़बड़ न करने वाले हो, तुम आई स्पाइस खेल रहे हो, हाइड एंड सीक। लेकिन फिर भी अगर आपसे सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति इसे मांगने का निर्णय मजिस्ट्रेट कर लेता है, तो कोई गड़बड़ और गलत बात नहीं है। यही उसने 128 में लिखा, जो पूर्व सीआरपीसी में 109 थी। क्या कहता है, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए
पूर्वावधानियां ये बरत रहा है, यानी प्रिकॉशन ये ले रहा है, और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, और यह विश्वास करने का कारण है, यानी खाली कोई अपनी उपस्थिति छिपा रहा है, इसके कारण से उससे बॉन्ड नहीं मांगा जाएगा। कारण यह है कि यह व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं है, और जब अपराध का दोषी नहीं तो इसकी स्वतंत्रताओं को यूं ही डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। कोई अपनी उपस्थिति छिपा रहा, लेकिन उसकी उपस्थिति छिपाने के साथ साथ कोई एडिशनल रीजन ये भी मौजूद है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो कोई संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय नहीं, कोई अपराध नहीं कहा है, कोई ठीक है, संज्ञेय अपराध ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, इससे मतलब नहीं, क्योंकि संज्ञेय अपराध बेलेबल ये भी हो सकता है, नॉन बेलेबल ठीक है ये भी हो सकता है, लेकिन असंज्ञेय नहीं है। कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उद्बंधित रीति से, ये शब्द आपने 126 में भी पढ़े, 125 को छोड़कर 127 में भी पढ़े, 128 में भी पढ़े, और 129 में भी अभी आप पढ़ेंगे। इसका मतलब बॉन्ड ये चाहे 126 में मांगा जाए, चाहे 127 में, चाहे 128 में, चाहे 129 में, इसके लिए प्रक्रिया जो चलाई जाएगी वो समान होगी, और वो कौन सी होगी? इसमें इसके पश्चात उद्बंधित रीति। प्रक्रिया चारों के लिए अलग अलग नहीं है। हालांकि सामान्य तौर से कचहरियों में 126 का बॉन्ड मांगे जाने के लिए ही प्रक्रियाएं चलती हैं। 127, 128, 129 के बॉन्ड नॉर्मली नहीं मांगे जाते। अगर 100 बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने के लिए वहां आदेश होते हैं तो उनमें से 90 हमेशा 126 इसमें वर्णित बॉन्ड होता है। 127, 128, 129 की नौबत नहीं आती है, लेकिन फिर भी मांगे जा सकते हैं। तो कहता है इसमें इसके पश्चात उद्बंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। ये आदेश कर सकता है वो, और ये आदेश कब करेगा? जब उसे इत्तला मिलेगी कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई व्यक्ति है, वो अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानी ये बरत रहा है, और ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वो ऐसा संज्ञेय अपराध करने के दृष्टिकोण से कर रहा है, तब वो इस प्रकार का आदेश कर सकेगा। और आदेश करने की प्रक्रिया क्या होगी? वो इसमें इसके पश्चात उद्बंधित रीति होगी। रीति एक साथ पढ़ेंगे। अब चौथे प्रकार का बॉन्ड कहता है अभ्यासिक अपराधियों से, यानी एक बार अपराध कर दिया किसी ने तो 110 का बॉन्ड नहीं मांगा जाएगा। एविडेंस होना चाहिए कि अभ्यासिक अपराधी है, और अभ्यासिक अपराधी वो भी नहीं है जिसने अपराध को 1 से अधिक बार किया है। यद्यपि अभ्यासिक अपराधी होने के लिए 1 से अधिक बार अपराध का किया जाना जरूरी है, लेकिन प्रत्येक ऐसा अपराधी जिसने एक अपराध को 1 से अधिक बार किया है अभ्यासिक अपराधी नहीं होता। हम बाई चांस 1 से अधिक बार उसी प्रकार की परिस्थितियों में पड़ गए जिनमें 1 से अधिक बार हमारे ऊपर एक विशेष प्रकार का अपराध करने का या तो आरोप लग गया या वाकई हमने कर दिया।
लेकिन बाई चांस ही था। अभ्यासी का मतलब यह हुआ हम मन से अपराध करने के आदी हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिट शब्द अपने में एक प्रकार के मन का द्योतक है, बिना एक विशेष प्रकार की मानसिक दशा हुए आप अभ्यासिक अपराधी नहीं हो सकते। अभ्यासिक अपराधी होने के लिए आपके मन की एक विशेष दशा चाहिए, और यहां कहा अभ्यासिक अपराधी। एक से अधिक बार अपराध का हो जाना यह संयोग हो सकता है, और अपराध इसके लिए दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहां अभियुक्त नहीं कहा, यहां अपराधी का है, कहा अभ्यासिक अपराधियों। तो व्यक्ति ने अपराध किया, उसके लिए उसे दंड मिल गया। अब ये सदाचारी बने रहने की प्रतिभूति ये क्यों लेंगे आप? भाई ये तो दोहरा दंड ये दिखाई दे रहा है, ये दोहरा दंड है नहीं। क्योंकि दंड अगर ऑस्टिन के शब्दों में बात करें तो दंड ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें रहना आप पसंद नहीं करते। ठीक है, अनुशास्त्री को ऑस्टिन ने ऐसे ही परिभाषित किया था कि ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि अनुशास्त्री क्या है, संप्रभु द्वारा एक वचन दिया गया है कि अगर मेरे समादेश का उल्लंघन आप करोगे तो हम आपसे ऐसी दशा में मिलेंगे जो दशा आपके लिए सुखपूर्ण ये नहीं होगी। संप्रभु ने समादेश दे रखा है कि कोई चोरी नहीं करेगा। आपने चोरी की तो संप्रभु यानी न्यायालय और संप्रभु यानी सरकार आपसे ऐसी दशा में मिलेगी जो आपके लिए सुखपूर्ण कम से कम कतई नहीं होगी। वो उठाकर आपको जेल भेज देंगे, और जेल जाना आपके लिए सुखपूर्ण ये नहीं होगा। तो दंड एक ऐसी सिचुएशन का नाम है। अगर दंड को डिफाइन किया जाए तो दंड चाहे फिजिकल हो और चाहे आर्थिक, मानसिक दंड है नहीं। हालांकि भारतीय न्याय संहिता में एक नए प्रकार का, ठीक है, आपका वो कौन सी सेवा, सामुदायिक सेवा, इस रूप में एक नया दंड आया है। लेकिन सामुदायिक सेवा भी एक प्रकार का शारीरिक श्रम जो आपसे इच्छा के विरुद्ध कराया जाएगा, यही है। हमने अपराध किया, आपने हमें दंडित किया, और दंडित करने में आपने वो सिचुएशन मेरे लिए पैदा की है जिस सिचुएशन में हम रहना नहीं चाहते थे। तो अब इसके बाद आप हमसे बॉन्ड क्यों लेंगे? लेकिन 110 ये समाज के हित में एक स्थिति ये बता रही है, क्योंकि चूंकि अपराधी कैसा है, अभ्यासिक। ऐसा नहीं हुआ कि एक से अधिक बार बाई चांस उससे अपराध हो गया हो, उसके मन की दशा ये अपराध करने की ही है। अभ्यासिक इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सुधार असंभव है। ये व्यक्ति के या सोसाइटी इसमें पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की प्रजाति है, इसलिए इनसे स्पेशली डील करना है, और इनसे स्पेशली डील करने के लिए अलग से प्रोविजन बनाना ये कतई गलत नहीं कहा जा सकता। अभ्यासिक शब्द ये लगाकर उन्होंने व्यक्तियों का एक विशेष वर्ग ये बना दिया, और अनुच्छेद 14 ये कहता है कि वर्गीकरण ये संभव है।
अगर वर्गीकरण जिस उद्देश्य से किया गया है उस उद्देश्य की प्राप्ति उस वर्गीकरण को करने से प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो वर्गीकरण ये मना नहीं है। तो यहां वर्गीकरण ये किया गया है, अभ्यासिक अपराधी है, अपराधी नहीं है। 106 या वर्तमान में 125 वहां भी विशेष प्रकार के अपराध हैं, यानी वर्गीकरण की टेक्निक ये वहां भी अपनाई गई है। किसी सामान्य अपराधी से 106 या 125 के बॉन्ड की मांग ये नहीं होगी। कहा उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराधों का जो दोषी हुआ है या उन अपराधों को करने के प्रयत्न का दोषी हुआ है या उन अपराधों को करने का दुष्प्रेरण ये करने वाला है, यानी वर्गीकरण है। आप अपराधियों से बॉन्ड की मांग ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसने अपराध किया, दंड पाया। अब ये बॉन्ड कहां से आ गया और बॉन्ड काहे दे वो, इसलिए वर्गीकरण करना पड़ेगा, अन्यथा मसला अनुच्छेद 20 यहां भी आ सकता है। हालांकि बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवाना यह दंड नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी हमने अपराध किया, आपने हमें दंड दिया, अब हम इस देश के स्वतंत्र नागरिक। 20 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके सारे नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट ये सस्पेंड होंगे। जैसे वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जाना, ठीक है, ये नहीं सकता। वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करे, ये भी नहीं होगा। लेकिन आप कहें उसकी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चली गई, कतई नहीं गई। 20 कैदियों ने किताबें लिखी और उनकी किताबों को प्रकाशित करने पर जब जेल के प्राधिकारियों ने रोक लगाई, कारागार संबंधी जो कानून है उनका हवाला देकर, तो हम लोग जब अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कारागार से संबंधित ऐसे अधिनियमों को अनुच्छेद 19 के विपरीत मानकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये घोषित किया और उन्होंने 20 बार कहा कि जो कारागार में है उसके सारे फंडामेंटल राइट ये सस्पेंड नहीं है, केवल कुछ बाकी सारे फंडामेंटल राइट उसे उपलब्ध हैं। जब वो सजा काट के बाहर आ गया, अब तो वो देश का नागरिक है। आप विधि अनुसार यानी कोई कानून बनाकर अगर उसकी कुछ स्वतंत्रताओं को सीमित करना चाहते हो तो कर दो। जैसे आपका वो चुनाव नहीं लड़ेगा, आपका वो सरकारी नौकरी नहीं करेगा, मत कराइए भाई। सरकार सेवा योजक के रूप में ये तय कर सकती है कि वो सेवा किससे लेगी और किससे नहीं लेगी, लेकिन ऐसा तय करने में भी वे तानाशाही का रवैया नहीं अपना सकते। लेकिन चलो आप तय कर सकते, लेकिन आप उस व्यक्ति को जिस पर आपने अपराध करने का आरोप लगाया और जिसे आपने कानून में वर्णित सजा ये दे दी, अब इस व्यक्ति को कुछ करने के लिए आप कैसे विवश कर सकते हैं? कम से कम इस व्यक्ति के संबंध में अब राज्य की शक्तियां सीमित होनी चाहिए।
लेकिन राज्य का हित ये व्यक्ति के हित से हमेशा बड़ा है, क्योंकि राज्य का हित कलेक्टिव है और व्यक्ति इसका जो हित है वो कहता है व्यक्तिगत। इसलिए यहां कहा एक युक्ति संगत बात कही कि व्यक्तियों इनका एक वर्ग, सारे अपराधी नहीं, सारे दोषित व्यक्तियों से ना आप 125 का बॉन्ड मांगोगे और ना ही 129 का, दोनों नहीं। 129 का बॉन्ड किससे मांगोगे? अभ्यासिक अपराधी। और ये अभ्यासिक शब्द अपने आप में एक विशेषण है और ये किसी भी उस आदमी के संबंध में यूज नहीं हो सकता जिसने कोई भी काम सिर्फ दोबारा कर दिया है। आपने रोज दूध पिया, लेकिन रोज दूध रोते हुए पिया, आपकी इच्छा नहीं है, तो आप आदतन दूध नहीं पीते हो। यद्यपि रोज पीते हो फिर भी आदतन नहीं पीते हो, अभ्यासी नहीं हो दूध पीने के। अभ्यासी केवल तब जब आपकी मन की दशा ये भी काम में इन्वॉल्व हो जाती है। और यही वो चीजें जो प्रोसिक्यूशन को साबित करनी पड़ती है, यही वो मानसिक दशाएं हैं जिनकी उपस्थिति आरोप लगाने वाले को साबित करनी होगी और जिनकी अनुपस्थिति ये बचाव पक्ष साबित करने का प्रयत्न और प्रयास यह करता है। क्योंकि काम ये दोषपूर्ण नहीं होता है, काम तो सिर्फ काम होता है। जैसे हमने आपसे कई बार कहा कि ऊर्जा ये तो सिर्फ ऊर्जा है, हथियार ये तो सिर्फ हथियार है। किसके हाथ में है? ऊर्जा का उपयोग कौन कर रहा है? इससे सारे परिणाम ये उत्पन्न होते हैं। काम एक ही होगा, कर्ता इसके अलग हो जाने पर काम विध्वंसक और कर्ता के अलग होने पर काम कल्याणकारी ये परिणाम देना शुरू कर देता है। सेना वो भी कत्ल करती है और कातिल वो भी कत्ल करता है, लेकिन सेना के कत्ल को कत्ल कहते भी नहीं है, उसे कत्ल कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि कत्ल परिभाषित है, यह है कत्ल। और सेना आपकी नजर में कत्ल करती है, कानून की नजर में वो कत्ल नहीं कर रही है, वो मानववध ये तो कर रही है लेकिन कत्ल नहीं कर रही, क्योंकि कत्ल एक विशेष प्रकार का मानववध है। वो कौन सा? जब आदमी को मार डालने के अलावा कोई आशय हो ही ना, केवल एक आशय, मार डालेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको पता है आपके इस काम से आदमी मर जाएगा, खूब मालूम है आपको, और आपके पास कोई कारण उसकी मृत्यु कारित करने का उपलब्ध नहीं है। यानी कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कोई ऐसा कारण है जिसे समाज मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त कारण के रूप में स्वीकार करे। ऐसा कोई कारण आपके पास व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए नहीं है, और आप खूब जानते हो मेरे इस काम से आदमी मर जाएगा, और मर गया। अब है कत्ल, अब है कत्ल।
कत्ल कैसे? आशय या ज्ञान, इनमें से एक चीज होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं है। जब मिलिट्री फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस कार्रवाइयां करना शुरू करती हैं तो वो आदमी को मारने के लिए नहीं, आदमी को बचाने के लिए है। लोगों को और संपत्तियों को बचाने के लिए। आशय बदल गया, और जैसे ही आशय बदला काम वही रहा, लेकिन परिणाम बदल गया। अब कत्ल नहीं है, ठीक है। तो कानून हमेशा मन की दशा पर निर्भर करेगा। अपराधी है, ठीक है, अभ्यासिक थोड़ा ही, एक से अधिक बार काम किया है उसने, सही है। आप उसके जो पास्ट इंसिडेंट है उन्हीं को तो साबित करोगे। अरे 2 बार 10 बार ऐसा हुआ कि उसके पास दवा के पैसे नहीं थे और 10 बार उसने चोरी की, लेकिन 10 बार पोजीशन यही थी। अभ्यासिक चोर नहीं है, यह अभ्यासिक चोर बिल्कुल नहीं है। और उसने सिर्फ 2 बार की और बीड़ी पीने के लिए की। जब बीड़ी की तलब लगी तो चुराई ली। सिर्फ 2 बार की है, लेकिन अभ्यासिक चोर है, ठीक है। जब जरूरत होती है तो कमाता नहीं है, चोरी करता है। इसलिए बारंबारता, इसके आधार पर अभ्यासिक अपराधी का होना और न होना तय नहीं हो सकता। और शब्द अभ्यासिक है, कहता है आपको जुडिक्शन तब मिलेगा 110 का। और देखिए एक चीज को और समझ लीजिए, जब मसला प्रिवेंटिव होता है तब कोर्ट बहुत सख्त होता है। ये हम लोग जब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 22 पढ़ना शुरू करेंगे, अनुच्छेद 22, तो आप इस दशा को देखेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। और वो कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्ति को क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और अगर एक भी फैसिलिटी नहीं मिली तो पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन उठाकर क्वेश करते हैं। क्योंकि कहना ये है, और जब हम अभियोजन की मीटिंग में जाया करते हैं तो वहां प्रशासनिक अधिकारी है, इस बात पर बड़े चिढ़े से रहते, लो डेट नहीं डाली उन्होंने क्वेश कर दिया, लो जरा सी कॉपी नहीं दे पाए उन्होंने क्वेश कर दिया। अब उन्हें कौन समझा, क्योंकि समझाओ तो डांट खाओ। भाई वो जिला अधिकारी है, समझाओ तो डांट खाओ कि चुप बैठिए, ज्ञान मत दीजिए। भाई बैठे रहो चुपचाप बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला है, उसने कुछ अपराध नहीं किया है, केवल समाज के हित में आपको उसे डिटेंशन में रखने का हक ये दे दिया गया है। तो जब अपराध नहीं किया तो फिर आप एक एक सुविधा जो कानून उसे दे रहा है वो देंगे, और अगर नहीं देंगे तो क्वेश करेंगे। जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है या कोई प्रिवेंटिव कार्यवाही होती है तो वहां एकदम कानून का पालन होना चाहिए। जो लिखा है वैसा ही करेंगे आप, उससे इतना भी आप अलग नहीं हटेंगे। अगर आप इतना भी अलग हटे तो पूरी कार्रवाई जाएगी। अगर यहां का अभ्यासिक अपराधी इनसे मांगेंगे तो अभ्यासिक होना चाहिए, और अभ्यासिक नो डाउट आप उसके भूतकाल के कामों के आधार पर ही उसे अभ्यासिक अपराधी साबित करेंगे। लेकिन उसके भूतकाल के कामों में भी उसकी मानसिक दशाओं का सबूत मिलना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो कार्यवाही है 110 की, इसमें जो बॉन्ड मांगा जाएगा वो 3 वर्ष का होगा।
ठीक है, क्योंकि यहां जिसके खिलाफ चलाई जा रही है वो कौन है? अभ्यासिक अपराधी है। पूर्व के सभी व्यक्तियों से ज्यादा गंभीर आदमी है ये। इतने 3 साल इससे, और कौन सा? सदाचारी बने रहने के लिए। ठीक है, तो और जांच इसके लिए भी कि लिया जाए या न लिया जाए, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से, यानी जैसे परिशांति वाला बॉन्ड मांगा जाएगा वैसे ही ये भी। प्रक्रिया अलग नहीं होगी, प्रक्रिया सारे बॉन्डों को मांगने की एक ही है, और वो कहां दी गई? 130 से। देखेंगे क्या प्रक्रिया। लेकिन जो भी प्रक्रिया दी गई है उसका पूर्णतः पालन, शब्दशः पालन, ये जरूरी है। शब्दशः पालन नहीं हुआ तो सारी प्रक्रिया क्वैश हो जाएगी। कारण यह है, ये प्रिवेंटिव मामले हैं। अगर वो अपराधी भी है तो उसने सजा काट ली है, आपको दया नहीं किए करके उसे छोड़ दिया, जो उसने किया वो पाया। अब आप उसका पीछा छोड़ो। भाई सामान्य तर्क ये कहता है, हां चूंकि वो अभ्यासिक है तो एक स्पेशल प्रोविजन ये रखा गया उसके संबंध में, तो स्पेशल प्रोविजन को फॉलो करो फिर। क्योंकि प्रोविजन कानून में रखे इसीलिए जाते हैं ताकि युक्ति संगत ढंग से हर काम हो। वो अपराधी भले ही है लेकिन है आदमी, और जब आदमी है तो एक डिग्निफाइड मैनर में खुद से व्यवहार किए जाने का हकदार है। इवन मृत्युदंड जिसे आपने दिया है उसे भी आप व्यक्ति की गरिमा, इसके खिलाफ किसी ढंग को अपनाकर मृत्युदंड नहीं दे सकते। और इसीलिए हम लोग देखेंगे, पहले सीआरपीसी देखते थे, अब बीएनएसएस देखेंगे, वहां क्या लिखा है संबंधित प्रावधानों में कि व्यक्ति को गर्दन से लटकाकर, ठीक है, मृत्युदंड प्रशासित किया जाएगा। टांग से उल्टा लटकाकर मृत्युदंड यद्यपि प्रशासित किया जा सकता है लेकिन ये एक डिग्निफाइड मैनर नहीं है। आपको सजा ही तो देनी है, यह सजा के साथ साथ जलील भी करना है। भाई जलील करने का तो कोई हक आपको उसे भी नहीं है जिसे आपने मृत्युदंड दे दिया। तो जहां भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये जहां भी प्रिवेंटिव एक्शन है, डिटेंशन छोड़िए, एक्शन बड़ा शब्द है। एक्शन में डिटेंशन शामिल है, डिटेंशन में एक्शन शामिल नहीं है। जहां भी प्रिवेंटिव एक्शन है वहां कानून का स्ट्रिक्ट फॉलोअप ये होगा। देखें 110 क्या कहता है, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभ्यासतः लुटेरा है, लुटेरा है नहीं है, 2 अवसरों पर लूट की नहीं है, अभ्यासतः लुटेरा है, घर का खर्चा ही लूट से चलाते हैं, अभ्यासतः लुटेरा है, चोर है या कूट रचयिता है, या चुराई हुई संपत्ति का उसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यासता प्रापक है, रिसीवर। प्रापक का मतलब क्या है? रिसीवर। अभ्यासता चोरी की संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति है जानते हुए। हम जानते नहीं थे अमुक संपत्ति चोरी की है, तुम हमें दे के चले गए, तो हर बार हम तुम पे बहुत विश्वास करते हैं, तुम जब जब चुरा के लाए तब तब हमें दे गए। लेकिन हम अभ्यासता चुराई हुई संपत्ति, चुराई हुई जानते हुए प्राप्त करने के दोषी ये तो नहीं है। यद्यपि चुराई हुई संपत्ति इसके प्रापक हैं हम, लेकिन फिर भी चुराई हुई संपत्ति चुराई हुई जानते हुए, दोनों बातें होनी चाहिए। अभ्यासता चोरों की संरक्षा करता है। संरक्षा शब्द परिभाषित है, ठीक है। संरक्षा शब्द इसका अर्थ क्या हुआ? खाना, कपड़ा, दवाई, आने जाने के साधन, ये सब उपलब्ध कराना।
ठीक है, अभ्यासता चोरों की संरक्षा करता है, यह चोरों को संश्रय देता है। संश्रय, इसमें भी यही बातें मानी जाती हैं। संरक्षा आप मान लो, रक्षा, और संश्रय में ये सारी चीजें आती हैं। भोजन, वस्त्र, मकान आदि की सुविधा देना। यह चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्यय में सहायता देता है। आप खुद नहीं प्राप्त करते, लेकिन चुराई हुई संपत्ति बिकवाते हो, उसका व्ययन कराते हो, यह छिपाने में सहायता ये देते हो। व्यपरण, अपहरण, उद्दापन, छल या रिष्टि। व्यपरण आप जानते हैं 2 प्रकार का है, भारत में से और विधिपूर्ण संरक्षकता में से। अपहरण यह हमेशा वयस्क का होगा। छल, रिष्टि, रिष्टि कौन से अपराध को कहा जाता है? जब आप किसी वस्तु के संबंध में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उस वस्तु के मूल्य पर या उस वस्तु के उपयोग पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, और इस कार्य के माध्यम से लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान कारित करते हो, तो आप रिष्टि का अपराध करते हो। गए बस में बैठे हैं, सीट काट दी। अब सीट के कट जाने से उसके मूल्य पर क्षतिकारक असर आएगा, उपयोग पर भले ही ना आए, लेकिन मूल्य पर आएगा। और उस मूल्य पर क्षतिकारक असर आने से, अगर बस प्राइवेट है तो व्यक्ति को, और अगर रोडवेज की है तो लोग को नुकसान कारित होगा। यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। रिष्टि का अपराध आपने किया, और रिष्टि का अपराध आप अभ्यासिक तौर पर करते हो तो दुष्ट ही आदमी। ठीक है, तो कह रहा है व्यपरण, अपहरण, उद्दापन, छल या रिष्टि का अपराध यह भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 10 के अधीन और इन धाराओं के अधीन, आप देख लीजिएगा धाराएं कौन कौन सी धाराओं के अधीन, इन धाराओं के अधीन अपराध करता है, उससे भी ये बॉन्ड मांगा जा सकता है। ऐसे अपराध अभ्यासता करता है, ऐसे यानी विशेष अपराधों का जिक्र ये किया जा रहा है, सामान्य नहीं। ऐसे अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्कर्म करता है जिनमें परिशांति भंग समाहित है। ठीक है, जिनमें परिशांति भंग समाहित है। कत्ल कर दिया तो कत्ल में परिशांति भंग समाहित है। छल में परिशांति भंग समाहित नहीं, लेकिन छल ऊपर कवर हो गया। यानी अपराध ऐसे भी होते हैं जिनमें परिशांति भंग समाहित नहीं है, और अपराध ऐसे भी होते हैं जिनमें परिशांति भंग समाहित है। ठीक है, आपराधिक अवित्रास का अपराध है, बहुत छोटा अपराध है, लेकिन परिशांति भंग समाहित है, क्योंकि आपराधिक अवित्रास में आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके किए जाने से आप ये संभाव्य जानते हैं, या आपके पास विश्वास करने का कारण होता है कि यह काम किए जाने से यह व्यक्ति न सिर्फ कुपित होगा, बल्कि कुपित होकर लोक शांति यह भी भंग कर देगा। जैसे लोगों को चिढ़ाते हैं लोग, ठीक है ना, तो गाली थोड़ी देते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर आदमी को इस ढंग से आप कुपित कर रहे हो कि आपके पास विश्वास करने का कारण है कि ये परिशांति भंग कर देगा, तो इस ढंग के अपराध अभ्यासतः करते हो। एक आध बार कर दिया चलो कोई नहीं, लेकिन अभ्यासतः और अपराधी हो, इसका मतलब दो सिद्ध भी हुए। अपराधी हो, अभियुक्त नहीं। अपराधी का स्टेटस अलग स्टेटस है, और अपराधी का स्टेटस अभियुक्त का स्टेटस ये अलग स्टेटस है। अभियुक्त सिर्फ आरोपित व्यक्ति है, और अपराधी ये दो सिद्ध है। तो एक नहीं अनेक बार दो सिद्ध हुए हो, क्योंकि अभ्यासिक हो और इस ढंग के अपराध कर रहे हो जिनमें परिशांति भंग समाहित है। फिर कहता है कोई ऐसा अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्कर्म करता है जो निम्नलिखित
अधिनियमों में से किसी एक अधिनियम के अंतर्गत कारित किया जाता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम लिखे हुए हैं सारे अधिनियम, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। ठीक है। दूसरा, जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय यह अपराध है। अब ये अपराध ऐसे हैं जिन्हें करने से समाज में अव्यवस्था ये पैदा होती है। फूड एडल्ट्रेशन, इसके अंतर्गत अपराध करोगे, सजाएं कितनी भी कम हो, लेकिन लोग तुम्हें उठा उठा के पटकेंगे। जिसका बच्चा मर जाएगा अपमिश्रित खाद्य पदार्थ खाकर, वो तुम्हें इतना झोड़ेगा कि आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ठीक है। तो अपराध चाहे जितने छोटे हों, लेकिन ये ऐसे हैं जिनमें आपके साथ ये व्यवहार उचित है। आपसे सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति ली जाए। इसके अतिरिक्त कि हर बार तुमने वेद खाए हैं, हर बार तुम दोषित हुए हो और अभ्यासिक अपराधी हो, ये तमगा लेने के बाद भी सुधर नहीं रहे हो। ठीक है ना। तो कहता है कोई अपराध है या ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूत के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकट में है। यानी ऊपर जैसा कुछ भी नहीं है, दोषित अभ्यासिक अपराधी नहीं है, लेकिन ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है, ठीक है, कि उसका प्रतिभूत के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए उचित नहीं है। अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है, ये तो सही है, लेकिन जो करते हो उससे किसी भी दिन कुछ भी हो जाएगा, ऐसी स्थितियां हैं। ठीक है ना। इसका कोई एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप स्थिति की कल्पना कर सकते हो कि अभी तक बाई चांस कुछ हुआ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हरकतें तुम्हारी ऐसी है कि किसी भी दिन कुछ भी हो जाएगा। कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल लेके जू जू करते हुए सड़क पर इतनी स्पीड से चलाते हो कि अभी तक हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी भी दिन कुछ भी हो जाएगा। तो आप ऐसे दुस्साहसिक और भयंकर तो हैं कि आपका बिना प्रतिभूति स्वच्छंद रहना समाज के लिए उचित नहीं है उन दशाओं में। तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से, अब देखिए उस नो डाउट अभ्यासिक अपराधी है, लेकिन आज उसके अभ्यासिक अपराधी हुए काफी समय व्यतीत हो गया। यूं तो वाल्मीकि भी अभ्यासिक अपराधी थे, ठीक है ना, लेकिन कोई रत्नाकर कभी भी वाल्मीकि हो जाएगा। अब जब वो वाल्मीकि हो गए तब तुम लिए घूम रहे कि नहीं साहब बॉन्ड एग्जीक्यूट करो। अरे भाई, उसके जो पास्ट एक्ट हैं उनके हुए इतना समय व्यतीत हो गया कि कोई युक्ति संगत मनुष्य ये नहीं कह सकता कि आज उसे अभ्यासिक अपराधी कहना उचित है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से उसे अभ्यासिक अपराधी कहा जाएगा क्योंकि है, लेकिन अभ्यासिक अपराधी हुए 10 साल बीत गए और बीच में उसने कुछ नहीं किया। अब तुम हुआ पिल गए कि साहब 3 साल का बांड दो। तो यही सब बातें देखी जाएंगी जब इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से मामले की जांच ये की जाएगी। यही सारी सिचुएशंस को देखा जाना है, ठीक है ना। तो कहता है तब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है। यानी अपेक्षा आप मनमाने ढंग से नहीं करोगे, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से करोगे। मनमाना ढंग से की तो वो विधि अनुसार की गई अपेक्षा नहीं है, और जो कुछ विधि अनुसार नहीं हुआ उसे मानने की किसी के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इच्छाओं का अधीन कोई नहीं है हिंदुस्तान में, कानून के अधीन है। तो इसमें इसके पश्चात
उपबंधित रीति से। कहता है, ठीक है, अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 3 वर्ष से अधिक कि इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसे अपने सदाचार के लिए जमानत पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए। यहां जमानत पत्र, बंद पत्र नहीं है, या इधर है, ठीक है, एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, ठीक है, फॉर हिज गुड बिहेवियर है, ठीक है ना। यानी वो ये अपेक्षा कि वो कारण दर्शित करें, ठीक है, कारण दर्शित करने के लिए अलग से कार्यवाही चलेगी पूरी, ठीक है ना, लेकिन कारण दर्शित करने के लिए अपेक्षा की जाएगी। और वो अपेक्षा कैसे की जाएगी, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से, ठीक है ना। अपेक्षा कर सकते हैं हम, ठीक है, इसका मतलब चाहे 125 हो, चाहे 126 हो, चाहे 127 हो, चाहे 128 हो और चाहे 129 हो, ये उपबंध कैसे है, इनेबलिंग प्रोविजन, ये शक्ति प्रदाता उपबंध है, ठीक है। जैसे शक्ति प्रदाता, ये इनेबलिंग प्रोविजन कहां है, आर्टिकल 15(4), राज्य चाहे तो, ठीक है, आपका शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों और एससी और एसटी के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, इनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है। तो ये सारे इनेबलिंग प्रोविजन है कि चाहे तो ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आप कारण दर्शित करो कि क्यों ना हम आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लें, इनेबलिंग प्रोविजन हुए। अब आपको क्षमता दी इन सेक्शंस में, लेकिन इस क्षमता का उपयोग आप कैसे करोगे, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से, यानी कारण दर्शित करने की अपेक्षा आप कर सकते हो, इसकी क्षमता आपको इन सेक्शन से मिल गई, लेकिन इस क्षमता का इंजॉयमेंट अगर आप करना चाहते हो तो वो इंजॉयमेंट आपको कैसे करना है, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से करना है, उसमें आप स्वतंत्र नहीं हो कि चाहे जैसे करने लगो, ठीक है ना। और इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति क्या है कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अब देखिए, अगर पैराग्राफ पर संख्यांक लगाकर उसे सेक्शन का रूप देकर 130 के रूप में लिख न दिया गया हो तो यह पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ का भाग प्रतीत होगा। देखिए अपेक्षा कैसे करेंगे आप, ठीक है, जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 126, 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन काम कर रहा है, यानी अब रीति चारों सेक्शन जो अपेक्षा करने के लिए मजिस्ट्रेट को सशक्त करते हैं, कौन सा मजिस्ट्रेट, कार्यपालक, उसके कार्य करने की रीति विनियमित कर रहे हैं। और 125 की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, सेशन कोर्ट, वो करेगा ही। तो यहां अब प्रक्रिया रेगुलराइज होने लगी है कि जो कारण दर्शित करने की आप अपेक्षा करोगे वो किस ढंग से करोगे। सबसे पहले जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 126, धारा 127 या धारा 128 या धारा 129 के अधीन काम कर रहा है या यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, ठीक है, अगर यह उचित समझ रहा है कि वो अपेक्षा करे कि कारण दर्शित करे, ठीक है, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, सबसे पहले यू मस्ट राइट डाउन द सबस्टेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन विच यू हैव रिसीव्ड and on the basis of which
You have make up your mind, ठीक है, to require that person that he must come before you and show cause why he should not be ordered to execute such a bond which has been write down by the legislature under those sections. ठीक है, तो ये अपेक्षा आप कर सको, इसके पहले, इसके लिए सबसे पहले आपको प्राप्त इत्तिला का सार, प्राप्त इत्तिला नहीं, सबस्टेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, सार। इत्तिला का मतलब तो हुआ वर्ड बाय वर्ड, शब्दशः, ठीक है, कि शब्द व शब्द वही बताइए जो इत्तिला आपको प्राप्त हुई। और सार का मतलब यह हुआ कि जो उसका तत्व की बात है, कि ये प्राप्त हुआ कि रोज रात में निकलते हैं और झगड़ा करते हैं, जबकि इत्तिला ये मिली थी घर से निकलते हैं, फिर फलाने को बुलाते हैं, फिर कुत्ता टहलाते हैं, फिर कुत्ता दौड़ा देते हैं, फिर वो ईंटा मारता है, जब ये उठा के मारते हैं, प्राप्त ये हुआ था। एक सीधी बात है, झगड़ा करते हैं, तो प्राप्त इत्तिला का सार, ठीक है। अच्छा, उस बंध पत्र की रकम, क्योंकि आप अपेक्षा करने वाले हो ना कि 1 वर्ष से अनधिक अवधि की, उतनी अवधि जितने के लिए आप उचित समझ रहे हो, आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, तो बंध पत्र कितने रकम का एग्जीक्यूट करें वो भी तो लिखो, ठीक है। उस बंध पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है, और वह अवधि, क्योंकि मैक्सिमम 1 ईयर या मैक्सिमम 3 ईयर ये मांग सकते हो, तो कितनी अवधि का मांगना चाहते हो, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा, और प्रतिभुओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात प्रतिभुओं की संख्या बताते हुए लिखित आदेश देगा। यानी आप यह भी बताओगे कि अगर बंधपत्र प्रतिभुओं के द्वारा, यानी जमानतियों के द्वारा समर्थित होना चाहिए, तो कितने जमानतियों के द्वारा? अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी सिर्फ आपने ये मन बनाया है कि हम संबंधित व्यक्ति से ये पूछेंगे कि आपसे बॉन्ड क्यों ना एग्जीक्यूट कराएं। आपने ये मन बनाया है, तो मन कैसे बनाएंगे आप, ये भी बता रहे हैं। मन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्राप्त इत्तिला का सार लिखिए, लिखिए, लिखित आदेश लिखा है, प्राप्त इत्तिला का सार लिखिए, जिसका जितना बंध पत्र आप लेना चाहते हो वो लिखिए, प्रतिभुओं सहित चाहते हो तो प्रतिभुओं की संख्या लिखिए, कितने के प्रतिभू चाहते हो, यानी प्रतिभुओं की पर्याप्तता विषयक जानकारी ये दीजिए, कितनी अवधि तक प्रवर्तन में रखना चाहते हो ये बताइए। ये सब कुछ लिखकर आप लिखित आदेश करेंगे, और इस लिखित आदेश को करना आवश्यक क्यों बनाया गया, इस विषय पर कल हम लोग बात करेंगे कि यह लिखित आदेश करना क्यों आवश्यक बनाया, और फिर शेष प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी कल भी बात करेंगे। देखिए।